Hello and hi everyone. Welcome back to our YouTube channel Parahali. Myself Debojit, and today we are going to discuss about strategy. ठीक है, आज पर्टिकुलरली हम एमसीक्यू रिवीजन सीरीज नहीं करेंगे. आज पर्टिकुलरली हम स्ट्रेटजी के बारे में सोचेंगे. जो हमारा एग्ज़ाम है हार्डली 10 डेज भी नहीं बचे अब. ठीक है, तो वो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए 10 डेज स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए. ठीक है, तो उस पर एक थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे. आइडियली ये टाइम नहीं है किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का स्ट्रेटजी बनाने का, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स का डाउट्स आते हैं टेलीग्राम में, पर्सनली मैसेज करते हैं. वो लोग बोलते हैं कि सर 10 डेज लेफ्ट है, अब कैसे सोशल स्टडी को हम स्टडी करें. तो इसी वजह से मैंने सोचा कि एक स्ट्रेटजी लाया जाए, और इसमें आइडियली क्या होगा, दो टाइप के स्टूडेंट्स के बारे में बात करूँगा. ठीक है, अगर आप जिस भी टाइप के हो उस हिसाब से आप वीडियो को देखना. ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं. जो आपके जो करिकुलम है, सेवा ने जो करिकुलम इशू किया है उनके वेबसाइट पे, वहाँ से हम पहले जो हमारा सिलेबस है एंड जो चीज़ें हैं वो देखेंगे. ठीक है, देखो एक्चुअली ऐसा पीडीएफ दिया होगा सेवा के जो करिकुलम में. तो यहाँ पे वो लोग ने एक्चुअली मेंशन किया है कि सब्जेक्ट क्या क्या है. सब्जेक्ट मतलब सोशल साइंस ही है, लेकिन उसमें कौन सा कंटेंट है और किस में कितना मार्क आ सकते हैं. ठीक है, देखो यहाँ पे पहले क्या हुआ, पहले क्या दिया हुआ है, जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल जो चैप्टर है. ठीक है, ये पर्टिकुलर चैप्टर से कितना मार्क आएगा, 6 मार्क आएगा. देखो ये उसके बाद यहाँ पे कुछ दिया हुआ है जस्ट लाइक कॉम्पिटेंसी. ठीक है, अच्छा कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है कि इट इज़ लाइक बिग गोल. ठीक है, एंड सब कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है कि आपको क्या स्टेप्स लेना चाहिए ताकि वो गोल अचीव हो सके. ठीक है, दैट मीन्स ये पर्टिकुलरली यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सेवा एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आप ऐसे चीज़ों को समझें. ठीक है, और क्वेश्चन भी ऐसा ही फ्रेम किया होगा. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, देखो यहाँ पे सिंपली देखो, इंडिया पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट, बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट. ठीक है, यहाँ पे कॉम्पिटेंसी में क्या लिखा हुआ है, टू लर्न अबाउट द सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल. तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि बोर्ड आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में पढ़ो. ठीक है, किस सर्कमस्टेंसेस में ये पार्टीशन हुआ था, किसने किया था, क्यों हुआ था. ठीक है, उसके बाद पार्टीशन के बाद एंटी पार्टीशन जो मूवमेंट चला था उसके बारे में आप पढ़ो, एंड स्वदेशी मूवमेंट उसके बारे में भी आप थोड़ा डिस्कस करो, एंड उसके बाद कैसे मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ. ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही आपको पढ़ना होगा. ठीक है, उसके बाद सब कॉम्पिटेंसी में क्या दिया हुआ है, टू अंडरस्टैंड द मोटिव ऑफ द ब्रिटिश बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल. ब्रिटिश का क्या मोटिव था बंगाल को पार्टीशन करने में. नॉलेज अबाउट एंटी पार्टीशन मूवमेंट लीडिंग टू द स्वदेशी मूवमेंट इन इट्स इम्पैक्ट. ये तो आपको पता है क्योंकि मैंने डिस्कस किया है क्लास पे. तो पार्टीशन के वजह से जो भी मूवमेंट हुआ था अगेंस्ट द पार्टीशन, एंड उसके बाद कैसे वो स्वदेशी मूवमेंट में कन्वर्ट हुआ, उसके बारे में भी आपको जानना है. एंड बर्थ ऑफ मुस्लिम लीग, एंड मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन किस वजह से हुआ. ठीक है, उसका लीडर्स कौन थे, किस ब्रिटिश वाइसरॉय ने उसको हेल्प किया था, तो ये भी आपको जानना है. यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी दिया हुआ है कि टू प्रोवाइड एमसीक्यू, वीएसए, एसए, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप एंड वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, कुछ भी आ सकता है इसमें से. ठीक है, तो अगर देखो सबसे पहली बात मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, उसके बाद थोड़ा डिस्कस करेंगे. ठीक है, यहाँ पे देखो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दो टाइप के स्टूडेंट है, टाइप ए एंड टाइप बी. ठीक है, टाइप ए जो स्टूडेंट है जो कि हर एक चैप्टर्स को अच्छे से किया हुआ होगा एंड रिवाइज भी किया होगा. ठीक है, मतलब दे रीड एंड रिवाइज द होल चैप्टर. ठीक है, तो उनको क्या करना है, उनको एक्टिव रिकॉल करना है. एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर चैप्टर आप उठाओ वहाँ से, मान लो कि आप पार्टीशन ऑफ बंगाल कर रहे हो, आपने तो ऑलरेडी चैप्टर को ख़त्म कर दिया है एंड रिवाइज भी कर लिया है. तो आपको ये करना है, आपको सिंपली बुक या फिर आपके जो नोट्स है वो बंद करो, एक पेज लो, वहाँ पे आपको जो भी याद आए उस चैप्टर रिलेटेड आप लिख लो एक पेज में. ठीक है, तो आप तब देखोगे कि कहाँ कहाँ आप लैग कर रहे हो और कौन सी चीज़ें आपको ईजिली पता है. ठीक है, एंड जब आप फाइंड कर रहे हो कि कहाँ कहाँ पे आप लैग हो, ठीक है, वो पर्टिकुलर थिंग आप क्या करना, बुक से जाके फिर से रिवाइज करना. तो इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल. ठीक है, तो आप वो करो. उसके बाद जो PYQs है, जो कि मैं भी एक रिवीजन सीरीज चला रहा हूँ आपको पता है, आप वो PYQ सॉल्व करो. एंड आपके जो टेस्ट पेपर आते हैं,
दैट मीन्स डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के जो प्री टेस्ट जो होते हैं उसका जो पेपर आता है उसको सॉल्व करो आप, ठीक है। तो ये हो गया टाइप ए स्टूडेंट्स के लिए। एंड टाइप बी स्टूडेंट्स के लिए जिसने अभी तक सोशल स्टडी को कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है, उनको पता है, ऊपर ऊपर से पता है, लेकिन डेप्थली वो लोग एनालाइज नहीं किए एंड प्रिपेयर भी नहीं है एग्ज़ाम देने के लिए। तो उसके लिए मैं सिंपली एक बात बताऊंगा, ठीक है, कि आप पहले चैप्टर वाइज वीडियोस अपलोडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे, वो वीडियोस कंटिन्यू करो। उसके बाद एनसीईआरटी पे जो भी लास्ट पे आपका क्वेश्चन एंड आंसर दिया होगा वो सॉल्व करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप समरी जो है एनसीईआरटी समरी उसको भी फॉलो करो, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी समरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, हमारे जो पीडीएफ्स है वो डाउनलोड कर लो, वहाँ से पढ़ लो, सेम ही कंटेंट है, हमने एनसीईआरटी से ही कॉपी किया है, ठीक है। थोड़ा चीज़ एनसीईआरटी से ज़्यादा मिलेगा लेकिन ऑलमोस्ट सेम कंटेंट है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, एमसीक्यू रिवीजन सीरीज जो है, जो मैंने पर्टिकुलरली जो पीवाईक्यू से वो डिस्कस किए उसको देखो आप। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप एटलीस्ट रिवाइज करो 3 टाइम्स बिफोर एसएसएलसी एग्जाम। एटलीस्ट आपको 3 टाइम्स रिवाइज करना है, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट सब चैप्टर ही लेटली स्टार्ट किया, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको रिवाइज एटलीस्ट 3 टाइम्स करना है, ठीक है। एंड टाइप बी स्टूडेंट के लिए मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि देखो, आपको सिलेक्ट करना है चैप्टर्स को बाय मार्किंग बाय वेटेज, ठीक है, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स आएंगे, क्योंकि आपके पास तो टाइम नहीं है और आपको पूरे सोशल बुक पॉसिबल ही नहीं है कि आप पूरा ख़त्म कर दो, ठीक है। तो आपको वेटेज के हिसाब से आपको चैप्टर सिलेक्ट करना है। और एक बात आप ध्यान में रखना कि डेप्थ इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन कवरेज। ऐसा है कि लास्ट 10 डेज है, मैं 10 डेज में 10 चैप्टर कर लूँ, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप क्या करो, उस 10 डेज में आप 5 चैप्टर भी डेप्थ वाइज अच्छे से करो तो उसमें मार्क्स ज़्यादा आएंगे। तो हमेशा याद रखना, डेप्थ इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन कवरेज, ठीक है। तो आप कम कवर करो लेकिन डेप्थ से पढ़ाई करो। और हमारे जो वीडियोस है वो थोड़े ढंग से देखना, क्योंकि उसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आप किसी भी गाइड से या फिर किसी भी सोर्स से आप उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व आंसर है उसका प्रैक्टिस किया हो तो वहाँ से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करो एंड पढ़ लो वहाँ से, ठीक है। तो अब देखो, तो ये तो था आपका जो टाइप ए एंड टाइप बी स्टूडेंट्स के बारे में, ठीक है। कुछ और चीज़ें हैं उसके बाद मैं बताऊंगा आपको, जैसे राइज ऑफ गांधी एंड हिज रोल इन द फ्रीडम मूवमेंट, इसमें 7 मार्क्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला कि कॉज एंड इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट एंड ऑल्सो द इंडियन नेशनल आर्मी। तो ये जो टॉपिक है, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों हुआ, कॉजेस क्यों हुआ, एंड इफेक्ट उसके बाद क्या हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों हुआ और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, सिमिलरली क्विट इंडिया मूवमेंट, एंड ऑल्सो रीड अबाउट इंडियन नेशनल आर्मी, क्यों फॉर्मेशन हुआ, किसने फॉर्मेशन किया, कहाँ फॉर्मेशन किया, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ टू गेट एक्वाइंटेड विद द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द फास्ट ओल्ड वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया एज वेल एज एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी ऑन द इंडियन टू द इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। और उस चैप्टर के स्टार्टिंग में जो वर्ल्ड वॉर 1 के जो इम्पैक्ट था एंड महात्मा गांधी के जो एंट्री हुई थी उस टाइम इंडियन पॉलिटिक्स पे, तो उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जान लेना है, ठीक है। उसके बाद सब कॉम्पिटेंसी में क्या बोला, देखो गांधीयन पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह, ये दो क्या है, गांधी जी का प्रिंसिपल क्या था, ठीक है। एम्फेसिस एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस का मतलब क्या है और गांधी जी ने क्यों इसको एज ए मेन टूल बनाया था, ठीक है। उसके बाद टू गेट एक्वेंटेड विद द कॉजेस एंड इम्पैक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन विथ रेफरेंस टू गांधी इम्पैक्ट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ना चाहोगे, जब पढ़ोगे आप, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे डेट्स होंगे, बहुत सारे इवेंट्स होंगे, ठीक है। तो आपको हर एक डेट्स को आपको अरेंज करना है। दैट मीन्स कि पहले पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन के बाद क्या हुआ था जिसकी वजह से एंटी पार्टीशन मूवमेंट आया था, तो वही स्वदेशी मूवमेंट कैसे डेवलप्ड हुआ, उसके बाद ब्रिटिश ने पार्टीशन को क्यों रफा दफा किया, ठीक है। तो ऐसे आपको क्रोनोलॉजी वाइज पढ़ना है, लाइक स्टोरी, आप जो स्टोरी पढ़ते हो ना तो ऐसे ही पढ़ते हो, उसके बाद ये हुआ था, जस्ट लाइक आप मूवी भी देखते हो तो उसके बाद ये सीन हुआ था, उसके बाद ये सीन हुआ था, तो पर्टिकुलरली आप हिस्ट्री को ऐसे कवर करो। और यहाँ पे जो भी टॉपिक दिया हुआ है, जो भी इम्पोर्टेंट
उन्होंने बता रखा है कि नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, उसको आप डिटेल्ड पढ़ो, ठीक है। एक्चुअली ये जो मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। ये एक्चुअली टाइप ए स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, क्योंकि वो लोग कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, उनको सब पढ़ना है, ठीक है। लेकिन टाइप बी स्टूडेंट के लिए है, जिसके पास टाइम नहीं है और पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उनके लिए ये है कि आप ये वाला जो इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है, उसका जो क्रोनोलॉजी है वो आप वीडियो से समझो, उसको याद रखो ठीक से, ठीक है, एंड एटलीस्ट रिवाइज 3 टाइम। उसके बाद सिमिलरली आप यहाँ पे देखो, ये जो एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग इन असम, इसमें भी 7 मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग क्यों हुआ था, रेबेलियन ऑफ मनीराम देवन जी कौन थे, वो ब्रिटिश के खिलाफ रेबेल क्यों किए थे, पहले तो ब्रिटिश का सपोर्टर था, उसके बाद क्या हुआ ऐसे कि मनीराम देवन जी ने रेबेल करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद ब्रिटिश का रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, यानी उसका इम्पैक्ट कैसा था, उसके बाद कुछ राइज मिल हुए थे, आपको पता है, एंड पिजन रिवोल्ट एंड ट्राइबल रिवोल्ट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो क्वेश्चन में आ सकता है, और सेबा ने आपको गाइड भी किया है कि ये ब्रॉड थीम है, इसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे देखो आप, रोल ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड एसोसिएशंस टू द फ्रीडम मूवमेंट एंड द ब्रीफ रेफरेंस टू सम पोस्ट इंडिपेंडेंस इवेंट इन असम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ एसामिस लिटरेरी सोसाइटी, অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভা, জোনাকী এৰা, যোৰহাট সাৰ্বজনিক সভা, असम एसोसिएशंस, असम छात्र सम्मेलन, रायट सभा, असम सभा एंड असम प्रोविंशियल कांग्रेस, ठीक है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना था उस टाइम, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, जस्ट लाइक कि इसको फॉर्मेशन किसने किया था, इसका क्या रोल था फ्रीडम मूवमेंट पे, ठीक है। उसके बाद टू अंडरस्टैंड द पार्टिसिपेशन ऑफ असम इन द इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे असम का क्या रोल था, असम का क्या इम्पैक्ट था, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट पे कौन सा असम के जो प्रोमिनेंट फिगर थे उन्होंने पार्टिसिपेट किए थे, तो ये आपको ध्यान में रख कर पढ़ना है, ठीक है। एंड सम पोस्ट इंडिपेंडेंट इवेंट्स लाइक मिनिस्ट्री ऑफ गोपीनाथ बरदल, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, यहाँ से ही आपको जो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आते हैं यहाँ से ही आते हैं, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, उसके बाद जो मेडिकल कॉलेजेस है, ठीक है। तो यह इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद देखो, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट, इसमें भी 7 मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या पढ़ना है आपको यहाँ पे आपको पढ़ना है टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंट्रीब्यूशंस ऑफ वेरियस रेशियल एंड कल्चरल एलिमेंट टू द ग्रोथ ऑफ कॉम्पोजिट कल्चर ऑफ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट के जो कॉम्पोजिट कल्चर है, किसके वजह से ये ग्रोथ हुआ, ठीक है, उसमें कौन सा रेशियल एलिमेंट था, उसमें कौन सा कल्चरल एलिमेंट था, डिफरेंट कल्चर जो थे वो मार्ज हुए थे, डिफरेंट रेशियल जो एलिमेंट आए थे असम में या फिर इंडिया पे, उसके वजह से क्या चेंजेस हुआ कल्चर पे, तो आपको ये ध्यान में रख के पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ना है आपको, लिटरेचर, पेंटिंग्स ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद फोक कल्चर जो है वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको बताना चाहूँगा कि चैप्टर के एंड में जो भी समरी दिया हुआ होगा, एटलीस्ट उसको 1 से 2 बार आप रीड करो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रक्स दिया हुआ था, इन्फॉर्मेशन जो है पूरे चैप्टर को वो क्रक्स फॉर्मेट में दिया होता है, और उसमें से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं वो लोग, ठीक है। सिमिलरली मैं ये जो डॉक्यूमेंट है आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो वाला चैप्टर है उसमें 7 मार्क्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये जो चैप्टर है इसमें 6 मार्क्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, इसमें 8 मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉन्टिनेंट इन द ओशन ओवर द अर्थ सरफेस, जितना भी कॉन्टिनेंट है, जितना भी ओशन है, आपको ध्यान में रखकर पढ़ना है, कौन सी ओशन का कितना क्या नाम है, एरिया कितना है, कॉन्टिनेंट का कितना एरिया है, उस पर हाईएस्ट पीक कौन सा है, कितना कंट्रीज है, ये आपको छोटी से छोटी डिटेल्स आपको याद रखना है, ठीक है। टू शो द कंट्रीज एंड देयर कैपिटल, देखो यहाँ पे उन लोगों ने लिखा है कि जो कंट्रीज है एंड उसका जो कैपिटल है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ का नाम दिया हुआ है, तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा याद रखो, ठीक है। तो आप जो इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं उसका याद रखना, बाकी आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो, द मेजर फिजिकल फीचर्स, माउंटेन्स, प्लेटू, हिल, डेजर्ट, रिवर, लेक, ये आपको सब याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ज्योग्राफी ऑफ असम, इसमें से 14 मार्क्स है, ठीक है। ये जो चैप्टर है हमने डिटेल्ड कवर किया है, तो यहाँ आप पहले जाके वो वीडियो देखना,
ठीक है। उसके बाद ही आप ये चैप्टर को पढ़ना, तो भी आपको, अगर आप टाइप ए स्टूडेंट हो तो आप तो पहले से ही पढ़ चुके हो, अगर टाइप बी हुए तो आप ये जो चैप्टर है ये मिस मत करना। पहले आप वीडियो देखो, उसके बाद एनसीईआरटी जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो, उसके बाद आके जो एमसीक्यू रिवीजन सीरीज हम अभी करेंटली चल रहे हैं उसको देख लो, ठीक है। एंड एटलीस्ट रिवाइज 2 to 3 टाइम्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी देखो आप, जैसे यहाँ पे देखो, ए ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द रिलेशन बिटवीन एनवायरमेंट, सेटलमेंट एंड डिटेल्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। एमसीक्यू रिवीजन में सीरीज में हमने देखा था कि वो लोग परसेंटेज भी पूछ चुके हैं कि ये डिकेट में इतना % पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, ठीक है। उसके बाद देखो ब्रह्मपुत्र वैली, बराक वैली एंड हिल डिस्ट्रिक्ट, उसके जो डिस्ट्रिक्ट है, रीजन है, ठीक है, जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है वो आपको भी याद रखना है। उसके बाद इथनिक एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, असम में कौन सी रेस पहले आया था, कौन सी लैंग्वेज के लोग पहले आया था, ठीक है। असम में कितना पॉपुलेशन ट्राइबल पीपल है। उसके बाद द ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, रूरल अर्बन ग्रोथ, जो क्वेश्चन भी पूछ चुका है वो लोग प्रीवियस ईयर में। आप एक बात आप ध्यान में रखना कि यहाँ पे जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं ना, उसके एसोसिएट जो भी टॉपिक है वो लोग ऑलरेडी पूछ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, ठीक है। उसके बाद देखो, ए जियोग्राफिकल आउटलाइन ऑफ द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, जितना भी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है असम में, रोड, रेलवे, एयर, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सब कुछ पढ़ना है आपको। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ से क्या आता है, जो शॉर्ट आंसर होते हैं या फिर लॉन्ग आंसर आते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है असम में, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट में आप ध्यान रखना, जो रोड ट्रांसपोर्ट है एंड जो वाटर ट्रांसपोर्ट है उसको आप स्पेशली पढ़ना, क्योंकि उसमें कुछ डिस्टेंस भी, लेंथ भी दिया हुआ है रोड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट का, तो सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे शॉर्टेस्ट, ठीक है, वो आप ध्यान में रखना। सिमिलरली देखो यहाँ पे कुछ और, जैसे इंडियन डेमोक्रेसी वाला चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मनी एंड बैंकिंग है, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये दो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 10 मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो अगर आप बी टाइप स्टूडेंट हो तो ये 3 चैप्टर आप कंप्लीट करना, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मनी एंड बैंकिंग एंड ज्योग्राफी ऑफ असम, ये जो 3 पार्ट है, ठीक है, ये 3 पार्ट में मेजर मार्क्स वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। ये 3 आप ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, डेप्थ पढ़ना, ठीक है, क्योंकि कवरेज के चक्कर में आप पूरा बुक खत्म कर दो, ये पॉसिबल नहीं है, आपके पास टाइम कम है। तो आप जितने भी चैप्टर पढ़ो उसको डेप्थ में पढ़ो, उसका रिवीजन करो ठीक से, एंड उसका जो क्वेश्चन आंसर है वो आप सॉल्व करो, ठीक है। अब और एक प्रॉब्लम जो मैं एड्रेस करना चाहूँगा कि रिवीजन करते कैसे है, देखो, ठीक है। रिवीजन, ठीक है, अगर आपके पास खुद का नोट्स है, बनाया हुआ है, ठीक है, तो आप वहाँ से रिवाइज़ करो। लेकिन खुद का नोट्स इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें रिवाइज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सब कुछ आप नोट्स में लिख लेते हो, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो, आप एक A4 साइज जो पेपर है वो लो, ठीक है। उसमें आपको इस चैप्टर रिलेटेड क्या क्या याद है आप लिख लो, जैसे एक्टिव रिकॉल होता है, ठीक है, पूरा लिख लिया आपने। अब आपको देखा कि आपको हर चीज़ याद नहीं है, कुछ चीज़ आप भूल चुके हो, तो जो आप भूल चुके हो उसको स्पेशली हाईलाइट करके नोट्स करके रखना, ठीक है। तो अगर आप एग्ज़ाम से पहले ये वाला भी रिवाइज करके जाओ तो इसमें बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये नोट्स ऑलमोस्ट आपका हर एक चैप्टर में 10 to 20 पेजेस होगा, ठीक है। तो उसको रिवाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये वाला जो है इसमें हार्डली 1 पेज होगा, तो इसको रिवाइज करना भी बहुत ईजी होगा, ठीक है। तो अब ये टाइप ए स्टूडेंट्स के लिए है, टाइप बी स्टूडेंट्स के लिए इतना टाइम ही नहीं है, फिर भी आप एक A4 साइज पेपर में कुछ नोट्स करके, एटलीस्ट आप ध्यान में रखना कि नोट्स ज़्यादा बड़े ना हो, सिर्फ 1 पेज या 2 पेज पर चैप्टर हो सकता है, ठीक है। मतलब हर एक चैप्टर से आप 1 पेज या फिर 2 पेजेस का नोट बनाओ, ज़्यादा नहीं, ताकि आपको फाइनल डे रिवीजन करने में थोड़ा आसानी हो, ठीक है। उसके बाद और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि देखो, एमसीक्यूज़ तो हम कर रहे हैं, एमसीक्यूज़ के लिए हमारा चल रहा है एमसीक्यू रिवीजन सीरीज़, जो कि पीवाईक्यूज़ के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको जानना है या फिर आपको लॉन्ग आंसर्स के बारे में कि लॉन्ग आंसर सोशल में कैसे लिखते हैं, 4 मार्क 5 मार्क का, तो इसमें एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया था हमने, जहाँ पे डिस्कस किया था कि एक लॉन्ग फॉर्मेट आंसर में आपको क्या क्या होना चाहिए ताकि एग्जामिनर आपको मैक्सिमम मार्क दे, ठीक है। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना, ठीक है।
तो ये था आपका जो सोशल साइंस का जो ब्लूप्रिंट है जो कि शिवा ने प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। और कुछ टिप्स जो आपको याद रखना है इन लास्ट के 10 दिन में, ठीक है। वो भी मैंने आपको डिटेली बोला कि टाइप ए एंड टाइप बी स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग है, ठीक है। तो आप हिस्टोरी को एज ए क्रोनोलॉजी याद रखना। जियोग्राफी में मैंने मैप्स रिलेटेड 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है और दोनों ही वीडियो आपको देखना है, ठीक है। एंड जो इकोनॉमिक एंड सोशल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, उसमें कॉन्सेप्ट ही ज़्यादा है, तो आप उसको वीडियोस देख के समझना, उसके बाद ही आप प्रोसीड करना, ठीक है, अगर आप टाइप बी स्टूडेंट्स हो तो, ठीक है। तो आई थिंक, क्योंकि देखो एक्चुअली मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि यूट्यूब में सीरीज़ भी बन रहा है अब, तो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। टाइप ए स्टूडेंट हो तो आप उसमें मत जाओ, ठीक है, आपको सब कुछ पढ़ना है। एंड टाइप बी स्टूडेंट्स हो तो भी आप मत जाओ, ठीक है, आपको कवरेज के चक्कर में नहीं जाना है। फॉर एग्जाम्पल आप मतलब मान लो आप हिस्ट्री पे 5-6 चैप्टर है, आपको पूरा 5-6 चैप्टर कवरेज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है, ठीक है। तो 3-4 जो कि हाई वेटेज वाला चैप्टर है उसको सिलेक्ट करो, एंड उसको सिलेक्ट करने के बाद उसको डेप्थ से पढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ गए, वीडियोस देखो। उसके बाद क्या करो, आप हर एक चैप्टर को 1 दिन दो या फिर 2 चैप्टर मिला के 1 दिन दो, उसको डेप्थ से पढ़ो, फिर उसको 3 टाइम्स या 4 टाइम्स रिवाइज करो। रिवाइज इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार पढ़ के छोड़ देना नहीं, आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के लिए ध्यान में रखना है आप। एंड और एक चीज़ मैं लास्ट में बताना चाहूँगा कि आपका जो फुल डे है सिर्फ सोशल के लिए ही वेस्ट मत करो, क्योंकि आपको टोटल 6 सब्जेक्ट देना है, ठीक है। टोटल 6 सब्जेक्ट आपको लिखना है और 6 सब्जेक्ट में से अगर एक भी खराब हो गया तो आपका मार्क ह्यूजली डिप्रिशिएट होता है, ठीक है। तो सोशल को हर वक्त मत दो, पूरा डे मत दो, और दूसरे भी चैप्टर से जिस पे आप अच्छे हो या फिर कर चुके हो उसको भी इम्पोर्टेंस दो, ठीक है। दैट मीन्स कि आपको बैलेंस क्रिएट करना है हर एक सब्जेक्ट के बीच में। ऐसा नहीं है कि आप किसी सब्जेक्ट में आपको 100 मिले और किसी सब्जेक्ट में आपको 30-40 मिले, ठीक है। तो इसमें जो आपका मार्क्स डिप्रिशिएट होगा या फिर परसेंटेज डिक्रीज होगा तो ये ह्यूज होगा, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। आपको मान लो कि एक सब्जेक्ट में अगर 80 मिले तो ये ट्राई करना कि दूसरे सब्जेक्ट में भी एटलीस्ट 80 के आसपास मिले या 80-85, ठीक है। तो एज ए बैलेंस बना के चलना, ठीक है। तो आज के वीडियो यही तक था। हमारा जो MCQ रिवीजन सीरीज़ है वो हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हिस्ट्री करेंगे, और हिस्ट्री आई थिंक 5-6 वीडियो में आपको हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स सोशल एग्ज़ाम से पहले जो हिस्ट्री का MCQ रिवीजन सीरीज़ है वो भी ख़त्म हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।